स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं आया हूँ आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल thegenus.001 पर अपने अगले टॉपिक फेफड़ों को लेकर। इससे पहले मैंने आपको फेज ऑफ लंग्स के बारे, फेज ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बताया था। अब हम आपको फेफड़ों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, फेफड़ों की हम जब स्टडी करते हैं तो दो प्रकार से होती है फेफड़ों की स्टडी। एक एक्सटर्नल स्टडी होती है, यानी बाह्य फेफड़ों की संरचना की अध्ययन किया जाता है, और दूसरा अध्ययन फेफड़ों के बारे में आंतरिक संरचना का किया जाता है। फेफड़ों की संरचना दो प्रकार से अध्ययनरत होती है, एक बाह्य अध्ययन के रूप में होता है और दूसरा अध्ययन हमारा आंतरिक अध्ययन होता है। इन दो प्रकार के अध्ययन में हम सबसे पहले बात करेंगे फेफड़ों की बाह्य संरचना के बारे में। देखिए, जैसा कि हम देखते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि फेफड़े हमारे स्थित कहाँ होते हैं। फेफड़े हमारे चेस्ट वाले रीजन में स्थित होते हैं, हमारे सीने वाला जो रीजन होता है इसमें स्थित होते हैं, और ये रीजन हमारा कहलाता है थोरेसिक रीजन। और इस रीजन में हमारी रिब्स पाई जाती हैं, यानी 24 रिब्स होती हैं जो चारों तरफ से फेफड़ों को अपने अंदर बंद किए रहती हैं। इन रिब्स को हम थोरेसिक केज कहते हैं, इस पिंजड़े को हम थोरेसिक केज कहते हैं। और जिस कैविटी, इस थोरेसिक केज के अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो हमारे जो फेफड़े हैं वो थोरेसिक कैविटी के अंदर पिंजड़े में बंद रहते हैं। फेफड़ों की बाह्य संरचना देखने पर हमें पता चलता है कि फेफड़े जो हैं वो गुलाबी रंग की कोमल, अत्यधिक महीन, अत्यधिक लचीली संरचना होती है, अत्यधिक लचीली संरचना होती है, जिनको चारों ओर से एक, देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया है ये फेफड़ों का स्ट्रक्चर होता है पूरा, दोनों फेफड़ों का। मनुष्य में इनकी संख्या 2 होती है और इनके चारों ओर एक पतली ये डबल लाइन देख रहे हैं आप, दूसरी सेकंड लाइन मैंने आपको दिखाई हुई है। ये जो सेकंड लाइन आप देख रहे हैं ये एक लेयर होती है, पतली महीन झिल्ली का आवरण होता है जो इन फेफड़ों के ऊपर चारों ओर से इन्हें घेरे रहता है। इस आवरण को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर की जो एक कैविटी दिखाई दे रही है आपको, जिसमें डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है, इस कैविटी को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। फेफड़ों के ऊपर एक महीन लेयर पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन की कैविटी के अंदर जो है, कैविटी को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इन फेफड़ों की लेयर और इस झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है इसमें एक लिक्विड पाया जाता है, इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। फेफड़ों के बीच के स्थान को हम मेडिस्टाइनल स्पेस कहते हैं, मेडिस्टाइनल स्पेस कहते हैं। और जहां पर ये ब्रोंकिस, यानी जो ऊपर से हमारी फेफड़ों के अंदर एक लैरिंग्स होता है, सबसे ऊपर लैरिंग्स पाया जाता है, लैरिंग्स के साथ ट्रैकिया जुड़ी हुई होती है। ट्रैकिया हमारी जिस जगह पर मेडिस्टाइनल स्पेस में आकर जिस स्थान पर फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, यानी 2 भागों में बट जाती है। जब ये 2 भागों में बढ़ती है तो इसके 2 भागों में बटने की प्रक्रिया को हम ब्रोंकी कहते हैं। यहीं से यानी ट्रैकिया जो है जब 2 भागों में बढ़ जाती है तो इन 2 भागों को हम ब्रोंकी कहते हैं। ये 2 भाग जो है हमारे क्या कहलाते हैं? ब्रोंकी कहलाते हैं। और ये ब्रोंकी आगे बढ़कर कई ब्रैंक्यूल्स में बढ़ जाती है। जिस स्थान पर ये फेफड़ों के अंदर जाती है उस स्थान को हम हाइनस कहते हैं। देखने में हमारा दायां फेफड़ा बड़ा होता है, यानी ज्यादा चौड़ाई में होता है। दायां फेफड़ा जो है बाएं फेफड़े की अपेक्षा अधिक चौड़ा और बड़ा होता है, जबकि बायां फेफड़ा इससे कुछ पतला और लंबाई में इससे अधिक होता है। दाहिने फेफड़े से लंबाई में ज्यादा होता है। इसके निचला पार्ट जो है वो डायफ्राम से लगा रहता है। डायफ्राम एक झिल्ली होती है जो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलग करती है। इसी के साथ हमारा ये एक्सटर्नल फीचर कंप्लीट होता है। आगे की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि फेफड़े बाहर से सपाट और चिकने प्रतीत होते हैं, परंतु उनकी आंतरिक संरचना देखने पर ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना बनाते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। प्रत्येक ट्रैकिया मेडिस्टाइनल स्पेस में आगे बढ़ते हुए लंग्स की आंतरिक संरचना में हम देखते हैं कि प्रत्येक जो ट्रैकिया होता है वो मेडिस्टाइनल स्पेस में आगे बढ़ते हुए 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है। 2 ब्रांचेस में बढ़कर अपनी अपनी ओर के लंग्स में चला जाता है। जब ये ट्रैकिया 2 भागों में बढ़कर
2 शाखाओं का निर्माण करता है, तो इन शाखाओं को हम ब्रोंकी कहते हैं। इन शाखाओं को हम ब्रोंकी कहते हैं। प्रत्येक ब्रोंकी आगे बढ़कर अनेक शाखाओं में डिवाइडेड हो जाती है, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जब ये ब्रोंकी अपनी ओर के लंग्स में जाकर अनेक शाखाओं में बढ़ती है, तो इन अनेक शाखाओं को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक ब्रोंक्यूल्स आगे बढ़कर महीन नलिकाओं में डेवलप हो जाती है, महीन नलिकाओं में चेंज हो जाती है, और महीन नलिकाओं में चेंज हो जाती है, जिसे हम एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। ये एल्वियोलर डक्ट्स अपने सिरे पर अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना बनाती हैं। देख रहे हैं आप, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना बनाती हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये महीन चपटी एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं। एल्वियोलाई जो है वो महीन और चपटी एपिथेलियम सेल्स द्वारा निर्मित होती हैं। इनकी संख्या वयस्क में 15 करोड़ तथा छोटे नवजात शिशु में, इन्फेंट्स में जो है इनकी संख्या 2 करोड़ और एडल्ट्स में इनकी संख्या 15 करोड़ होती है। करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई की। देखिए एल्वियोलाई की जब हम संरचना देखते हैं, एल्वियोलाई की संरचना देखने पर हमें ये पता चलता है कि एल्वियोलाई के चारों ओर अनेक महीन ब्लड कैपिलरीज का जाल सा होता है, जो एल्वियोलाई को चारों ओर से घेरे रहते हैं। ये जो जाल ब्लड कैपिलरीज का होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के शाखाओं में डिवाइड हो जाने के कारण होता है, अनेक कैपिलरीज में डिवाइड हो जाने के कारण होता है। ये जो कैपिलरीज होती हैं वो हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को लेकर आती हैं, यानी ऑक्सीजन रहित रुधिर को लेकर आती हैं, और यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। इन पोर्ट्स पर गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन रहित ब्लड में ऑक्सीजन को भेज दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है इन एल्वियोलाई के द्वारा, और ऑक्सीजन इसमें सॉल्युबल कर दी जाती है, और यहीं से पार्ट्स दोबारा हार्ट्स में भेज दिया जाता है ब्लड को। इसी के साथ अपने इसी टॉपिक को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी ये वीडियोस पसंद आएगी, और आप हमारी इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।